आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हैं एक डिफरेंट थॉट के लिए, जिसका नाम है बेबाक गपशप। गपशप हम बहुत करते हैं, हमें बहुत सारे आयुर्वेद वैद्य भी आपस में गपशप करना पसंद करते हैं। लेकिन आज की जो गपशप होने वाली है, इट इज स्पेशली फ्रॉम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ऑफ पड़ाव एज वेल एज धर्म आयुर्वेद। पड़ाव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सारे जितने भी आयुर्वेद युवा वैद्य हैं या फिर जो भी आयुर्वेद वैद्य प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है, एक थॉट है। इस तरीके का थॉट जो कि एग्जीक्यूट होता हुआ दिख रहा है, एग्जीक्यूट होना और सक्सेसफुली उसे वर्ल्ड वाइड या ग्लोबली पहुंचाना, एक रिसर्च के माध्यम से, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट माध्यम से इसको पूरे वर्ल्ड तक पहुंचाने का जो बहुत ही महत्वपूर्ण काम जो आयुर्वेद के दृष्टिकोण से हुआ है, वो किया है हमारे प्रिय वैद्य, मेरे पर्सनल फेवरेट वैद्य बालेंदु प्रकाश सर ने। वैद्य बालेंदु प्रकाश सर के बारे में अगर मैं कहूंगा तो ये पूरा 1 घंटा सिर्फ उनके बायोडाटा एंड थॉट्स के बारे में बोलने में निकल जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, आयुर्वेद के फील्ड में सबसे यंग एज में अपने आप को पद्मश्री नॉमिनेट और पद्मश्री का अवार्डी बनाना एक बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ एक ऐसी थॉट प्रोसेस जो रिसर्च और साइंटिफिक टेम्परामेंट, जिससे आयुर्वेद वैद्य बहुत कोसों दूर रहते हैं और सिर्फ बातों के बेसिस पे अपने टॉल क्लेम्स को क्रिएट करने की बातें करते हैं, उनको हटके एक रिसर्च टेम्परामेंट, एक साइंटिफिक अप्रोच और प्रोडक्ट डेवलपमेंट टू प्रोडक्ट थॉट प्रोसेस, इन सभी को ले जाना हमारे वैद्य जी ने शुरू किया। सो मैं स्वागत करता हूं वैद्य बालेंदु प्रकाश सर का, जो कि यहाँ पर उपस्थित हैं, और साथ ही साथ आपके सवाल जो गपशप के थॉट प्रोसेस में एक क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में आज वो हमारे सामने रखने वाले हैं। और आज हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे जो वैद्य जी के प्रोस्पेक्ट से हमें उसके उत्तर मिलेंगे। तो मैं स्वागत करता हूं वैद्य जी, वैद्य बालेंदु प्रकाश सर। शायद सर ज्वाइन कर गए हैं। अभी मेरी बात हुई, मेरे ख्याल से सर 2 मिनट में बस ज्वाइन करने जा रहे हैं। सो आज हमारे जितने भी वैद्य यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जो सवाल हैं, गपशप में जो सवाल होते हैं, वो बेसिक थॉट ये रहा, जो मैंने वैद्य जी से बात करी तो उन्होंने हमें ये बतलाया कि आपको बेसिक थॉट ये रखना है कि एक आयुर्वेद वैद्य क्या सोचता है, उसका साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीजें उसे करनी है, और उनकी जर्नी खुद भी पर्सनल लेवल पे कैसी रही। पड़ाव को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाना, रुद्रपुर जैसी एक रिमोट एरिया में आयुर्वेद वैद्य को वहां पर उपस्थित होकर सारे वर्ल्ड को अपनी तरफ किस तरीके से उन्होंने अट्रैक्ट किया, कैसे उन्होंने अपनी शुरुआत करी, ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट आज हम उनके माध्यम से भी सुनेंगे और उनसे जानेंगे भी। और आपने जो उनकी जर्नी देखी होगी सोशल मीडिया के थ्रू भी, बहुत सारे लेक्चर्स के थ्रू भी, बहुत फेस टू फेस इंटरेक्शन के थ्रू भी, उनमें जो आपके सवाल रह गए थे उनसे पूछने के लिए, वो भी आज आप जरूर उनसे पूछिएगा। सो मैं एक बार वैद्य जी से कनेक्ट कर रहा हूं, मेरे ख्याल से भी वो ज्वाइन करने ही वाले हैं।
वैद जी नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका। वैद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस छोटे से हमारा जो प्लेटफॉर्म की शुरुआत जो आपने करी, आपने एक ब्यूटीफुल वर्ड दिया, बेबाक गपशप। तो वो बेबाक के रूप में ही आए, और किस तरीके से आपने अपनी एक ब्यूटीफुल जर्नी और एक सुपर स्पेशलिटी जोन क्रिएट करना, और युवा वैद्यों को एक थॉट प्रोसेस जो बहुत कोसों दूर रहता है आयुर्वेद वैद्यों से, कि किस तरीके से रिसर्च करनी है, रिसर्च का थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, एक्चुअल आयुर्वेद एंड ऑथेंटिक प्रैक्टिस को किस तरीके से सुपर स्पेशलिटी जोन और उसके डॉक्यूमेंटेशन को किस तरीके से रखना चाहिए, ये हमेशा हमें इंस्पायर करता था। जब मैं अपने बहुत ही पहले बीएमएस में था, तब हमारे यहाँ आनंद चौधरी सर एक बार आए थे और उन्होंने आपका नाम लिया था कि पूरे भारत में एक ऐसे रसशास्त्री, एक ऐसे वैद्य हैं जो ये रिसर्च को और उस थॉट प्रोसेस को पूरे विश्व तक पहुंचा चुके हैं, और पूरे विश्व से लोग उनके पास आते हैं और एक स्पेशलाइज जोन की प्रैक्टिस और ट्रीटमेंट थॉट प्रोसेस को समझना चाहते हैं, और ये अचरज देते हैं कि हम ठीक होके क्रोनिक पेंकिटाइटिस जैसी कंडीशन को भी ठीक हो गए, माइग्रेन जैसी सिचुएशंस को भी। तो वैद जी मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी जर्नी एक्चुअली कैसे शुरू हुई, क्योंकि ये बड़ा इंस्पायरिंग थॉट है और आपके मुंह से जानेंगे तो हमेशा हमारे दिमाग में रहेगा कि इस तरीके से शुरू करना है। थैंक यू प्रशांत जी, आपने क्या क्या गदगद कर दिया अपनी बातों से। चलिए मैं आपका परिचय कराना चाहता हूँ। मेरे साथ 3 लोग बैठे हैं। तुम्हारा नाम? शिवांशु अग्रवाल। ये शिवांशु अग्रवाल है। नमस्ते। ये ऋषिकुल स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज में एमडी कर रहे हैं। अच्छा, नमस्ते शिवांशु जी। तो ये अभी 2-3 दिन से यहाँ पर है और इनका पूरा ब्रेन वॉश चल रहा है। अच्छा जी। और इन्होंने जो देखा है यहाँ पर वो पहली बार देखा है। और ये मेरे साथ 24/7 गीतू बैठी है, जो नॉन बीएमएस पर अच्छे बीएमएस के कान काटती है। इनके सामने इनसे शिवांग से पूछा कि सुबह सो के कब उठना चाहिए, तो शिवांग ब्रह्म मुहूर्त। मैंने गीतू की तरफ देखा कि कब उठना चाहिए, बोले जब खाना हजम हो जाए तब। तो ये व्यवहार आयुर्वेद की स्नातक है जी। ये नहीं है कि ये किताबी वैद्य रही है, मेरी तरह सुन वैद्य है। और ये क्या नाम है तू अपना बोलो? ये सार्थक मारिया है। इन्होंने कुछ दिन पहले तक लिखी थी कि जो किताबें हैं, जो हमारे नुस्खे हैं, उनका लॉजिक क्या है, क्या नाम था उसका? औषध योग विवेचना। तो 3rd ईयर पास आए थे 6 महीने के लिए, तब इन्होंने वो औषध योग विवेचना लिखी। अभी एमडी बीएमएस करने के बाद ये फुल टाइम भारत वैद्यशाला में दवा का निर्माण इनकी देखरेख में हो रहा है, और इन्होंने एमडी नहीं किया है। और इनके पिताजी कभी 25 साल पहले मेरे पास ट्रेनिंग के लिए आए थे 6 महीने के लिए। और ये जो बैठे हैं शिवांशु इतने सेंसिटाइज हुए हैं, सोच रहे हैं कि मैं एमडी करूं कि नहीं करूं। अब वही मेरी जर्नी की बात। तो प्रशांत जी, आप मछली से पूछ रहे हो कि तैरना कब सीखा। मैं एक वैद्य पे पैदा हुआ हूँ बाय डिफॉल्ट, और वैद्य थे वो मजदूर वैद्य थे, अपना काम करते थे, तो घर में सारे काम हम खुद ही करते थे। तो हम इसी वातावरण में इमाम दस्ता चलाते हुए, चक्की चलाते हुए, सिलबट्टा चलाते हुए, चूल्हा जलाते हुए बड़े हुए। तो मेरा तो बचपन 66 साल मेरी उम्र हो चुकी है, तो मेरी आंख ही रसशास्त्र के साथ खुली और शायद इसी के साथ ही बंद होगी। ब्यूटीफुल वर्ड्स। यही तो है कि होल लाइफ आपकी जो है वो रसशास्त्र के ओतप्रोत और आयुर्वेद के ओतप्रोत रही। ये ब्यूटीफुल एक गॉड गिफ्ट जोन भी है, लेकिन आपने उसको जिस तरीके से ब्यूटिफाई किया, ऐसे बहुत सारे वैद्य होते हैं जो आयुर्वेद परिवारों में होते हैं। मेरे पास पेशेंट बन के भी आते हैं कि हमारे बाबा जी, हमारे दादाजी, हमारे पिताजी आयुर्वेद वैद्य थे, लेकिन हम अब कुछ नहीं कर रहे। ऐसे थॉट भी होते हैं, लेकिन आपने वो पता है क्यों हुआ जी? वैद्य कोई प्रसिद्ध होता है वो पैसे वाला हो जाता है जी। और जहाँ पे पैसा आता है वहाँ आलस आ जाता है। बाई चांस मेरे पिताजी के पास कोई पुश्तैनी चीजें नहीं थी, वो घर से छोड़ के निकले हुए थे, तो वो रईस नहीं थे तो हम नालायक नहीं रहे, हम लायक रह गए। पर मैं क्यों वैद्य हूं, तो मैं नहीं कहूंगा कि मेरे बच्चे मेरी तरह लायक हैं। मेरी ये एक सिचुएशन थी कि रिसर्च वाले जो है सिर्फ बातें होती थी। जब अभी जैसे लोगों ने कहा कि भाई फाइनल ईयर में रिसर्च मेथोडोलॉजी ऐड कर दीजिए, थॉट प्रोसेस नहीं क्रिएट है। ऐसे एमडी में भी थॉट प्रोसेस नहीं क्रिएट है।
ठीक है, करिकुलम में ऐड करना एक थॉट प्रोसेस लाने के लिए, चलिए एक इनिशिएशन हो सकता है कि चलिए हमने रिसर्च के बारे में सोचना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे जो प्रैक्टिकल लाइफ में दिखता है कि हम प्रैक्टिस जो करते हैं, जिस तरीके का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, आपने 2014 में मेरी क्लिनिक एक बार विजिट करी थी और पहले ही आते साथ एंटर करते साथ बोला आपके रिसर्च एंड केस रिकॉर्ड फॉर्मेट कहाँ है, और आपने उस टाइम मुझे टोका और सारी चीजें केस रिकॉर्ड फॉर्म में रखना, अपने सॉफ्टवेयर में उसकी एंट्री रखना, उसको डेमोग्राफिक बेसिस पे रखना। एक 15 मिनट की मुलाकात में आपने मुझे बताया कि अगर आप अपने सेंटर में रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे अपने डॉक्यूमेंटेशन नहीं रख रहे हैं तो सब वेस्ट है, सब बातें ही बातें। तो वो जो 10 साल पुरानी जो जर्नी थी, 11-12 साल पुरानी जर्नी, जब आप क्लिनिक में 2014 में आए थे, तब आपने पहले ही बार जो एक चीज बताई, जबकि मैं एमडी करके आ चुका था लेकिन तब भी जीरो था। तो वो जो सिचुएशन है वो मुझे हमेशा एक जोन पे रही कि वैद जी अगर नहीं आते क्लिनिक तो मैं भी अभी लठ मार रहा होता या कुछ कुछ ऐसी बातें कर रहा होता कि बहुत अच्छा कर दिया मैंने, ऐसा ट्रीट कर दिया, वैसा ट्रीट कर दिया, लेकिन पेपर में मेरे पास कुछ ना होता। तो वो जो चीजें हैं वो आपको कैसे ऐसे लगी होंगी कि मैं, जैसे आपने एक व्याख्यान में कहा भी कि पहले सिर्फ रजिस्टर बनते थे और रजिस्टर में पेशेंट की एंट्री होती थी, वो सोच को कैसे डॉक्यूमेंटेशन पे करना और सारे लेवल पे उसको सुपर स्पेशलिटी तक पहुंचाना, ये हमेशा एक रहता है कि आप किस तरीके से, वैसे थॉट प्रोसेस कैसे आया था आपको? प्रशांत जी, हम देखो जब आधुनिक कॉलेजों में जाते हैं तो मुझे अपनी छठी की क्लास याद है, 5वीं तक का तो पता नहीं, पर छठी में सबसे पहले स्कूल में जाते ही हमें कॉपी बनानी पड़ी और कॉपी में इंडेक्सिंग होती थी। तो व्हाट इज इंडेक्सिंग की हर पेज पर नंबर होगा, क्या काम किया, प्रैक्टिकली कॉपी थी। वो जो छठी 7वीं 8वीं का शुरू का जो हमारा था वो इंडेक्सिंग टाइम टेबल, तो ये जो एजुकेशन है हमारे दिमाग को खोलने के लिए होती है। और ये मैं बचपन से मुझे इंडेक्सिंग में मजा आया, और पढ़ाई लिखाई में मजा नहीं आता था। कॉपी के कवर चढ़ाना, उस पर लेबल लगाना, उसके इंडेक्स बनाना, ये मुझे बड़े अच्छे लगते थे। और साफ राइटिंग बहुत थी तो साफ साफ लिखना। तो जब मैं बीएससी कर लिया और देखा पिताजी के पास मरीज आते हैं, और बहुत सारे मरीज नहीं ठीक होते हैं क्योंकि मरता क्या ना करता आते थे, पर कुछ लोग ऐसे ठीक हो रहे हैं जो दुनिया के हिसाब से लाइलाज थे। मेरी थोड़ी सी क्यूरियोसिटी बनी और कुछ मेरा पर्सनल तजुर्बा भी हुआ हर्पीस के ऊपर, जो मेरे रिसर्च पेपर्स में है कि कैसे मुझे हर्पीस हुई, पिताजी ने उसे फिजर बोल के ठीक किया, तो बीज बना। अब जब बीएससी कर ली मैंने और बीएमएस की बात की तो मैंने देखा पिताजी के पास मरीज आते हैं, वो एक रजिस्टर में नाम लिखते हैं उनका, एक नंबर डालते हैं, शहर लिख दिया हापुड़, बीमारी का नाम, दवा लिखी, पैसे लिख दिए, और अगली बार जब आता है पन्ने पलटते रहते हैं। और जो अगली बार आता था उसकी वो दवा देख के देते थे, दोबारा नहीं लिखते थे, कभी दवा बदल तो लिख देते थे। तो मैंने कहा यार ये जो बार बार पन्ने पलटते हैं, वो भी थूक लगा के, अजीब से लगते थे मुझे। तो मैंने कहा पहले तो स्पंज ला के रखो, थूक लगाना, किसी ने मुझे बचपन में टोक दिया कि थूक नहीं लगाना चाहिए। तो पन्ने पलटने से अच्छा है कि जिस तारीख को मरीज आए उसी रजिस्टर में उसका नंबर फिर लिखा, पर उस नंबर के साथ पुराना वाला नंबर नीचे डाल दिया। तब मेरे को कंटिन्यूटी में बताया कि वो मान लो जनवरी में आया था तो फरवरी में मैंने फिर उसका नंबर डाल दिया। अब क्या होता है, मरीज कुछ रिपोर्ट भी लेके आते थे, उसकी रिपोर्ट कहाँ लगाऊं रजिस्टर में, तब मैंने एक अलग से फाइल बना के उसका नंबर डाल के वहां लगना शुरू किया। तो एक जर्नी धीरे धीरे शुरू हुई, एक सिंगल फाइल, फलाना फाइल। और बाद में इसका सबसे बड़ा असर रहा इनकम टैक्स का, क्योंकि जब पहले साल मेरी प्रैक्टिस थी 6,000 रुपए की पिताजी की मृत्यु के बाद, पूरे साल की, दूसरे साल 90,000 की हुई, तीसरे साल 2,70,000 की हुई। अब जब हुई तो इनकम भी हुई, इनकम हुई तो इनकम टैक्स आया, क्योंकि मैंने शुरू से नंबर 1 में काम करना शुरू किया। तो जब इनकम टैक्स आया तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 91 में एक इनकम टैक्स ऑफिसर मेरे पीछे पड़ गया कि मुझे 10,000 रुपए रिश्वत दो। साले बड़ी मेहनत से तो मैं पैसे कमाता हूँ, मैं अकाउंटेंट के 2,000 रुपए ही मुझे दिक्कत होती थी। तो मैं किया उसको जान को, अब उसे मेरे रजिस्टर खगाने शुरू किए, मरीज कहाँ से आया, इसकी दवा कहाँ से थी, क्या थी। तो वो मुझे एक बड़ा अच्छा मिला। मैंने कहा यार ये रिकॉर्ड मेरे पास होगा तो कितना अच्छा होगा। मैंने हर मरीज की फाइल बनानी शुरू कर दी। तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है। एक तो मुझे मैं मरीज को दवा क्या दे रहा हूँ उसको दोबारा देखना नहीं पड़ता, याद नहीं करना पड़ता, तो हर मरीज की फाइल करी, फिर इंडेक्सिंग कर ली।
हर मरीज को नंबर दे दिया कि फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2। तो फाइल नंबर 1 है, नाम मान लो उसका अशोक कुमार है, अशोक कुमार का फाइल नंबर क्या 3 है, तो नंबर करके हमने कर लिया। और आज मेरा जो सिस्टम है, जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम और फाइलिंग सिस्टम, इतना हो गया है कि आप 20 साल बाद भी आओगे मेरे पास तो हम फटाक से पूछेंगे आए थे। हम मरीज को कुछ नहीं देते, क्योंकि मरीज के कभी कार्ड खो जाता है, उसकी गाड़ी तो है नहीं अमेरिका की तरह की हर काम उसका गाड़ी में पड़ा है, घर 5 लोगों के पास है। तो हमने कहा तुम कुछ नहीं, तुम अपना नाम बताओ, शहर का नाम बताओ, ढूंढ लेंगे। फिर 1988 में कंप्यूटर्स आ गए देश में, हमने सहारा लिया। तो इंडेक्सिंग जो हमें बचपन में पढ़ाई जाती है उसको सहारा लेते हुए और फाइलिंग को करते हुए काम किया। कई सारे लोगों ने बोला कि इसको डिजिटलाइजेशन कर लो। अरे भाई, अगर डॉक्टर लाल की रिपोर्ट है तो मैं करके उसमें डालूंगा, उसमें एरर हो सकती है। हम मास्टर बना लेते हैं, इसको भी देखेंगे। तो हमने मास्टर फाइल तो रही गत्ते वाली रखी, टेबुलेशन कंप्यूटर का इस्तेमाल कर लिया, एनालिसिस के लिए, पीपीटी के लिए। तो आज कोई आदमी आता है ना कि 97 के मेरे मरीज की फाइल देखता है पेनकिटाइटिस की, उसकी आंखें खुल जाती हैं, क्योंकि 97 की मेरी राइटिंग अलग है, मेरी इंक अलग है, कागज अलग है। तो 97 से 2025 आज हम दुनिया में अकेले हो गए जो 2500 मरीजों का डेटा लेके बैठा हुआ है, और उसमें हर अस्पताल का ओरिजिनल डेटा लगा हुआ है, क्योंकि तो हम फैब्रिकेटेड कर सकते हैं। और मैं बीएमएस को यही बोलता हूँ कि तुम्हें करना क्या है। आज भी किताब के लिए मेरा इंटरव्यू था, तो बोला मैसेज क्या दोगे। मैंने मेरा मैसेज है कि आपके चारों तरफ जो चीज हो रही है उसको ऑब्जर्व करो। जैसे ने पेड़ से फल को गिरते हुए देखा, तो पहले भी गिरता था। जेम्स वाट ने भाप में ताकत को देखा, तो उससे पहले गिरते हुए देखा, फिर सोचा गिर क्यों रहा है, इसके पीछे विज्ञान क्या है। तो अगर आप दिमाग में ऑब्जर्वेशन को जोड़ लें, फिर एक रीजनिंग को जोड़ लें और फिर इसको पाने की इच्छा करें, तो आप सारे के सारे न्यूटन बन जाओगे, मेंडल बन जाओगे, जेम्स वाट बन जाओगे, और वही वैद्य बालेंद्र प्रकाश बना और कुछ नहीं बना। इतनी आसान भाषा में, इतने आसान तरीके से जो आप बताते हैं वो हमेशा दिलो दिमाग में छाया रहता है। मैं हमेशा देखा है, जब भी मैं आपसे मिला हूँ, जो शब्द आपने कहे, जो बातें कही, कई बार मजाक में भी कही, किस तरीके से कही, जो पेनिट्रेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा वैजी मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे आप इंटरनेशनल पेशेंट्स जब आते हैं, तो कई बार मैंने आपके यहाँ इंटरव्यूज में भी देखा, जब आपने बहुत स्पेसिफिक तरीके से उसमें आपने कहा कि जो चेंजेस हैं, जो हमारी ब्लड रिपोर्ट्स हैं, जो रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट्स हैं, जो सोनोग्राफिक रिपोर्ट्स हैं, उसमें हम बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जो चेंजेस हैं उन पे कॉन्सेंट्रेट ना करते हुए हमारी जो सिम्टोमोलॉजी है, जो किस तरीके से पेशेंट आया है और क्या क्या लक्षणों के साथ वो आया है, उस पे हमारा कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहता है। ये हम लोग भी हमेशा पेशेंट को कहते हैं, लेकिन जब पेशेंट आता है तो हमसे 2-3 सवाल ऐसे पूछता है। ये एक्चुअली सवाल हमारे यहाँ सभी वैद्यों के हैं, जो ज्यादातर मुझसे कांटेक्ट में भी आते हैं। वो हमेशा पूछते हैं कि कई बार पेशेंट आता है, वो हैवी मेटल्स के ऊपर में एक बहुत बड़ी कहानी लेकर आता है, उसका जस्टिफिकेशन, एक्चुअली जस्टिफिकेशन नहीं, हमारा क्लियरेंस तो बहुत प्रॉपर है कि हम क्यों यूज कर रहे हैं, लेकिन आपके पास जब पहले से जब पेशेंट आते थे और कभी कभी ये सवाल पूछते थे, तो आप उसे किस तरीके से हैंडल करते थे? तो वो क्या, वो हमारे लिए भी एक इंस्पिरेशन रहेगा कि आपने कैसे हैंडल किया, तो हम उसी तरीके को यूज भी कर पाए। देखो, मैं तो मेटल का ही काम करता हूँ, तो मेरे से पूछना ही बेकार है। हाँ, तो सारा काम ही हैवी मेटल का। हम तो बचपन से मरकरी के साथ खेलते आए। हमारा बचपन में खेल ही होता था कि मरकरी को फेंक दो, अब उसे इकट्ठा करते फिरो कि उससे उठाएंगे। तो सपेरे का बच्चा सांप के साथ खेलता है। तो लोगों को मैं सुनता रहा कि हैवी मेटल होते हैं, परंतु जो मरीज हमारे पास आते हैं उनको खूब अच्छी तरह पता है कि हम रस वैद्य हैं और मेटल से ही चिकित्सा करते हैं। तो ये सवाल हमारे पास ज्यादा नहीं आता। अच्छा, तो माइग्रेन वाली जब आपने ओपीडी चालू करी कोलकाता में, तब भी ऐसे ही रहता था? वहां पर कैसे सिनेरियो रहते थे? नहीं, देखो, मेरे पास जो मरीज आते हैं ना, वो मरता क्या ना करता आते हैं। मैं जिक्र करूंगा, जो अडवाणी जी थे, इनकी श्रीमती जी को डिमेंशिया था और काफी हालत खराब थी। तो एक दिन वो सलीम शेरवानी, जो फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर हैं, इनसे कहीं मिले। उन्होंने पूछा आपकी श्रीमती जी कहाँ है? बोले वो आई नहीं है। बोले आई नहीं है, क्या हुआ? बोले उनकी तबीयत थोड़ी खराब है, डिमेंशिया है। तो सलीम अब मेरे को बहुत समय से जानते हैं परिवार से,
उन्होंने देखा था कि मैंने अपनी माता जी को डिमेंशिया से ठीक, ज्यादा मैं इस बारे में फेमस नहीं था, बट ही न्यू इट। सम्मानित व्यक्ति थे, दूसरी पार्टी के होते हुए भी अगले दिन उनके घर पहुंच गए बगैर बुलाए। बोले आपको इज्जत बहुत करता हूँ और आपने मुझे बताया, तो मैं खैर राजनीतिक तौर से आपसे मैं दोस्त नहीं हूँ, पर एक हमारे जो मेरे घर में 2 कैंसर पेशेंट ठीक कर चुके हैं, आप आके दिखाइए। अडवाणी जी को बड़ा अजीब सा लगा कि आदमी मेरा जानना पहचाने आए हैं। तो अडवाणी जी उस समय मंत्री थे, उन्होंने बुलवाया मुझे वहां अपने घर। मैं चला गया, तो जब डिमेंशिया बोला मैं समझ गया, तो बोले हमें सलीम शेरवानी जी ने बताया, तो उनकी पुत्री थी। तो मैंने कहा देखो मैंने 2-3 मरीजों का इलाज किया है, ज्यादा मुझे इसका पता नहीं है, तो मुझे पता नहीं क्या होगा, पर आप चाहते तो मैं कर सकता हूँ। तो उनकी पुत्री बोली आप हैवी मेटल तो नहीं देते हैं? तो मैं तो बचने के चक्कर में था, मैंने कहा मैं हैवी मेटल ही तो देता हूँ। आप बेटी ने थोड़ी देर मंत्रणा की, मैंने कहा आप सोच लो मैं आ जाऊंगा। थोड़ी देर में वो बोले नहीं नहीं वैद्य जी हम चाहते हैं आपका इलाज करें। अच्छा इसमें मरकरी तो नहीं है? मैंने कहा मरकरी तो देता हूँ। मरकरी तो देना था मुझे। अब वो और चकराए, तो बोले वो जो सलीम सर के घर में जो कैंसर पेशेंट ठीक हुए वो कैसे हुए? मैंने कहा जी मैं तो यही देता हूँ। तो आखिर में दोनों ने मंत्रणा की। मैंने कहा देखिए मैं अपनी दवा बनाता हूँ, और ये दवा बनने के बाद हैवी मेटल के फॉर्म में नहीं रहते। जैसे सोडियम मुंह में डालोगे तो मुंह जल जाएगा, क्लोरीन की तो मर जाएगी, पर सोडियम क्लोरीन का घोल मरते हुए मरीज को बचा देता है। इसी तरह रस वैद्य के हाथ में मरकरी और गंधक मिलके सोडियम क्लोराइड बन जाता है, मरकरी सल्फेट बन जाता है, जो कि फ्री मेटल नहीं होता है और वो काम करता है। मैंने शुरू की 3 दिन में वो बोलने लगी, तीन पुड़िया में बोलने लगी वो। तो मेरे पास जो कुछ लोग मेरे को रेफरेंस के थ्रू आते हैं वो कुछ नहीं पूछते, पर जो नहीं जानते वो पूछते हैं। मेरी सारी जिंदगी रेफरल प्रैक्टिस रही है, तो बोलते हैं वैद्य जी बेबाक बात करते हैं, सीधी बात बोलते हैं, कुछ छुपाएंगे नहीं, इलाज कर सकते करेंगे, नहीं कर सकते नहीं कर सकते हैं। तो मेरे पास कोई बोर्ड देख के तो आता नहीं है। तो जो आदमी पुराने मरीज को ठीक होके आता है वो कहता है वैद्य जी कैसे भी करो ठीक कर दो, आप जहर दो तो भी खा लेंगे, अमृत तो छोड़ो, क्योंकि आपके जहर में भी जिंदा करने की ताकत है। तो ये जो हमने गुडविल कमाई है, और हर चिकित्सक के लिए सबसे बड़ी बात है कि समाज में उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। मरीज का इलाज नहीं करना चाहता जिसके आयुर्वेद में फेथ है, मैं उस इलाज करता हूँ जिसको वैद्य बालिंदु प्रकाश के अंदर वो पसंद करता है, विश्वास है। मैं तो मेरे में फेथ मत कर, मेरी बात सुन, फेथ अपने आप हो जाएगा, तो रिजल्ट बोलेगा। तो हमें यही करना चाहिए कि आपको अपने अंदर विश्वास हो। अब मेरी दवाइयां खुद बनती हैं, मैं बाजार की दवाई क्यों नहीं लेता हूँ? क्योंकि आयुर्वेद में गुणवत्ता की कमी है, खासकर रस औषधि में तो बहुत है। तो मैं अपनी रस औषधि खुद बनाता हूँ, खुद खाता हूँ, देखता हूँ रिजल्ट, तो मुझे भरोसा है, बड़ा भरोसा है, तो मरीजों पे भी। एक बार 2013 में आपका भोपाल आना हुआ था, आपको शायद याद होगा। 2013 में आप जब आए थे तो हमने एक रसशाला जो है निर्मित करने की कोशिश करी थी छोटे से, और 3 से 4 चीजों को बनाने की या उनकी जो प्रोसेसिंग है उसको समझाने के लिए इन हैंड आपने हैंड्स ऑन ट्रेनिंग वर्कशॉप ली थी 2 दिन की, जिसमें बच्चे दोनों रात को सोए भी नहीं थे, वो कंटिन्यूसली आपके साथ बैठे थे, और उन्होंने 2 दिन में ऐसी चीजें सीखी जो आज तक वो हमारे साथ में बात करते हैं। पहले तो आपने कपट मिट्टी करने का, जो हमने बॉटल्स के ऊपर जो इस तरीके से मिट्टी से उनको कपड़ करना है। हाँ, पर एक बच्ची थी कहती है मैंने पहली बार जिंदगी में कपड़ मिट्टी देखी है जी। और अभी ये मैं ना रसशास्त्र में जो एमडी कर रहे हैं जी जी, इन्होंने भी आके ये बोला कि मैंने पहली बार कपड़ मिट्टी अपने हाथ से देखी है। तो वैजी एक्चुअली क्या हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है, मैं भी बहुत जगह आजकल ट्रैवल करता हूँ, तो मुझे ऐसा दिखता है प्रैक्टिकल जोन एंड प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग जो खत्म होती जा रही है। तो बेसिकली आप इसमें किस रूप से उसको देखते हैं, मतलब विदाउट फिल्टर आप बोले, क्योंकि स्टूडेंट्स ना विदाउट फिल्टर थॉट प्रोसेस को समझ नहीं पाए। उनको लगता है कि हर एक चीज बहुत आर्टिफिशियल जोन में बहुत अच्छे से फैब्रिकेट करके अलंकृत रूप से समझा दी जाए, जैसा पेपर एंड पीपीटीज में समझाया जाता है, रसशास्त्र भी वैसी प्रैक्टिस हो जाएगा।
पंचकर्म भी वैसी प्रैक्टिस हो जाएगा, सब कुछ वैसी हो जाएगा। जबकि बिल्कुल डिफरेंट है जो सिचुएशन है। तो एक बार आप अपने आपका प्रोस्पेक्ट बताएंगे तो मैं उसको समझ पाऊंगा कि किस तरीके से और समझाना। जैसे अभी आपने एचजीएस की बात करी, किस तरीके से उसे समझाना है लोगों को, वैद्यों को कैसे बोलना है। आपने सिर्फ एक छोटे स्टेटमेंट्स को, NaCl के स्टेटमेंट को एचजीएस के स्टेटमेंट देके उसको एक बहुत ब्यूटीफुल दिशा दे दी। तो वही हम जानना चाहते हैं कि सर किस तरीके से सोचना चाहिए अभी वैद्यों को। देखो, जब हमारे यहाँ चिकित्सा के 4 बात बताए हैं, तो एक चिकित्सक है, एक रोगी है, एक औषधि है और एक परिचारक है। तो ये बात ठीक है कि चिकित्सक श्रेष्ठ है, परंतु मैंने सोचा चिकित्सक भी अपनी जगह है, औषधि भी अपनी जगह है और रोगी भी अपनी जगह है, पर अगर परिचारक नहीं है तो सब बेकार है। मैंने परिचारक को श्रेष्ठ माना। अरे कि मेरे यहाँ बैठी है, वैद्य भी मैं हूँ, रोगी भी मैं हूँ, दवा भी है, पर जिस दिन वो मेरे रात को कुंडा लगा देती है मेरे कमरे में, उस दिन अगले दिन सुबह मेरी शुगर 90 आती है और खुला छोड़ देती है 150 आती है, क्योंकि ये बदमाश है, रात को उठ के मिठाई खा लेता है। तो परिचारक का रोल अदा हुआ ना। तो परिचारक, एक तो चिकित्सा में परिचारक का रोल बहुत बड़ा है, जो हम वैद्य लोगों को मानना चाहिए। और दुनिया में आज केयर गिवर बोलते हैं। चिकित्सक को एक परिचारक को आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए मरीज के दाएं बाएं, जो कि करे। दूसरी बात, चिकित्सक के लिए जो गुण है कि जो शुचि हो, पवित्र हो, यानी कि चंदन का टीका लगाया हुआ हो, नहाया हुआ हो। पहली बात तो ईमानदार हो, बिल्कुल ऑनेस्टी होनी चाहिए, डेड ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंट, शास्त्र को पढ़ा हो और प्रत्यक्ष कर्म किया हो। आज की दिक्कत का जो वैद्य बन के आ रहा है, वो शास्त्र पढ़ के आता है पर प्रत्यक्ष कर्म नहीं है। जैसे एक मिसाल है गोक्षादि गुगुल, हमारी किताबों में लिखा है कि 2-2 गोली दिन में 3 बार खा लो, पर गोली का साइज क्या है? एक रत्ती, एक 25 mg की है। अब उसके ऊपर जो टॉक्सिकोलॉजी, अभी हमने चारों तरफ देखा तो अभी तक पूरे देश में गोक्षुरादि गुगुल किसी मनुष्य को कितनी खानी है, इसका ऑब्जेक्टिव पैरामीटर हमारे पास नहीं। तो अब ऐसी हालत में जब हमारे पास फार्मा कंपनी हमें नई जानकारी नहीं दे रही है, तो वैद्य के लिए क्या जरूरी है कि वो पढ़ाई के साथ साथ, अब NCI का सिलेबस है, वो को ढूंढ के रखे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। आज जैसे आप भी कर रहे हो। तो देश में एक समय था, मैं ही करता था, अब तो बहुत लोग डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। पास जाके समय लगाएं, उस अनुभव को सीखें और उस अनुभव को आपस में जोड़ते हुए चिकित्सा करें, तो उन्हें कामयाबी मिलेगी। पर केवल किताब पढ़ के, होठों को गोल करके, तुक्केबाजी से इलाज नहीं। तो व्यवहारिक ज्ञान लेना ही पड़ेगा, और वो ना MS करके मिलेगा, ना MD करके मिलेगा, ना PhD करके मिलेगा। उसके लिए आपको गुरु के पास जाना ही पड़ेगा। तो उसमें क्या है ना, आज का जो विद्यार्थी है वो डिग्री के पीछे भाग रहा है, पैसे के लिए भाग रहा है। तो 18 से 25 साल की उम्र ज्ञान को लेने की है, पैसे की नहीं है। इस समय अगर वो ज्ञान इकट्ठा कर लेंगे तो सारी जिंदगी मौज करेंगे। अनुभव को प्राप्त करें, ज्ञान को प्राप्त करें। बेटी, आपके जीवन में जैसे डिफरेंट मैंने आपकी जब जर्नी को मैं बहुत क्लोजली देखता हूँ, तो आपने बहुत सारी गंभीर अवस्थाओं में, कैंसर के जोन्स पे, माइग्रेन के जोन पे, क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस के जोन पे, बहुत सारे ऐसे जोन्स पे काम किया जो कि ऑलरेडी कठिन जोन था, लेकिन वो फेमस हुआ। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे पेशेंट आपके पास में आते थे। लेकिन ये मतलब फ्रॉम जनरल प्रैक्टिस टू सुपर स्पेशलिटी, ये क्या वैद्यों को पहले दिन से सोचना चाहिए या फिर बहुत काम कर लेना चाहिए तब उसके बाद इस पे पहुंचना चाहिए? इन थॉट प्रोसेस पे आपका व्यू क्या है? देखो, ऐसा है कि ये सब समय की बात होती है जी। पिताजी इलाज करते थे। हर कोई आदमी जब कोई काम करता है ना, तो उसका अपने आप स्पेशलाइजेशन थोड़े दिन में हो जाता है। जैसे आप कारपेंटर हो, आप देखो कुर्सी बहुत अच्छी बनाते हो, टेबल अच्छी नहीं बनाते हो। तो मैंने देखा कि जब मैं मेरठ में प्रैक्टिस कर रहा था तो कुछ चीजें पिताजी से मिली। फिर एक दिन एक औरत आ गई, उसको माइग्रेन था बहुत खराब, कान को आ गई थी, नब्ज देखो। मैं खाली बैठा रहता था उन दिनों। देखा पित्त की नाड़ी है, अचिन हैरिसन को पढ़ना शुरू किया था।
थोड़ा सा आयुर्वेद में था यकृत पित्ताशय, तो मैंने देखा उन सबके पित्ताशय सूजे हुए हैं, कोलन सूजा हुआ है, तो पित्तावर्त उदान वायु का कंसेप्ट मेरे दिमाग में आया। तो नारिकेल लवण उठा के दी पित्ताशय शोध के लिए, रोजाना वातानुलोमन के लिए, सूर्यशेखर सीतोपलादी अम्ल पित्त नाशक और गोदंती मिश्रण। वो मरीज ठीक हो गई, मेरा तुक्का लग गया। तुक्का लगा, मैं फिर प्रसिद्ध हो गया। जब दूसरा मरीज आया तो हो गया। अब धीरे धीरे जब एक ही बीमारी के मरीज बार बार आएंगे तो ना चाहते हुए भी मैं स्पेशलाइज हो गया। पर सच्ची बात तो यह थी, मुझे तो न्यूरोलॉजी की स्पेलिंग बड़ी मुश्किल से याद हुई है, माइक स्पेलिंग भी। पर स्पेशलिस्ट तो मैं नहीं बना, क्योंकि ना तो मुझे पैथोजेनेसिस पता है, पर मुझे पता है कि आयुर्वेद माइग्रेन है, एलोपैथी का जो माइग्रेन है आयुर्वेद के श्लेष्म में से मिलता जुलता है, जिसमें ऐसी नाड़ी मिलेगी, एक रूपता पैदा हुई है। मैं मरीज की प्रकृति नहीं देखता हूँ, मैं विकृति देखता हूँ। मैं एलोपैथिक डायग्नोस के साथ दोनों का सामंजस्य करता हूँ, इलाज करता हूँ। और जब एक मरीज ठीक होगा, दूसरा आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, फिर उसी तरह के लोग आने लगे। जब उसी तरह के लोग आने लगे तो मैं स्पेशलाइज हो गया। पर मेरे ख्याल से चिकित्सा है, चाहे वो कैंसर की चिकित्सा है, चाहे जुकाम की चिकित्सा है। रोगी रोगी है, उसकी ना कोई जात है, ना इसी तरह बीमारी का कोई क्लासिफिकेशन है। मुझे जुकाम ठीक करके भी उतना आनंद आता है जितना कैंसर ठीक करके आता है। ब्यूटीफुल। ये जो आपने बात कही जो लास्ट में ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पैशन जो आपका क्रिएटेड है कि चाहे जुकाम का पेशेंट आए, चाहे कैंसर का पेशेंट आए, हम उसके पीछे नहीं जा रहे। संप्राप्ति भंग कैसे होगी और मेरी चिकित्सा किस तरीके से जाएगी, वही आपका पैशन है। और ये मैं हमेशा देखते आया हूँ। मतलब मैं लगभग आपको वैजी 15 साल से जानता हूँ, 15 या 13 साल से। मैं हमेशा देखता हूँ आप उतने ही पैशनेट रहते हैं। कोई भी पेशेंट को उस तरीके से ही देखते हैं, चाहे वो एक हल्की सी। आज कोई वैद्य मुझे पूछ रहे थे कि क्या मैं सिली सवाल पूछ सकता हूँ, तो मैंने बोला वो सिली आपको लग रहा है, जो प्रोस्पेक्ट आप जान पाओगे वैद्य जी जब उसे बताएंगे तो आप उसकी दिशा आपको समझ में आ पाएगी। आपको ऐसा लगता है कि सवाल छोटा है, लेकिन हो सकता है आपकी दुनिया बता ले। तो वैद्य जी, हम क्या और भी वैद्यों से कुछ कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं अगर आपकी परमिशन? बिल्कुल ही, हमारी बात ही बेबाक है। सिली तो मेरे से बड़ा सिली कौन है, आओ तो सही। तो मैं स्वागत करता हूं आपके एक एक प्रश्न। अगर आप शुरू करें तो अपना माइक अनम्यूट करें, लेकिन वीडियो भी जरूर आप देखें। वीडियो में आप आए, आपके क्वेश्चंस जो हैं वो वेलकम किए जाएंगे। भी दे कर सकते हैं। पहला सवाल, जो हमारे टेक्निकल टीम है वो उन्होंने अनम्यूट करने की परमिशंस दी हैं, या फिर वो अभी तक नहीं है, तो फिर ऐसा ना हो कि सवाल पूछ ही ना पा रहे हो। चंद्रकांत जी, जी पहला सवाल तो मैं ही पूछ लेता हूँ एज अ स्टूडेंट भी, कि जैसे आपने एक जगह बताया था कि आपके पास कई बार पेशेंट आते हैं दूसरी कंट्री से, तो वो फूड रिस्ट्रिक्शन जब आप बताते हैं। एक मुझे आपकी एक और घटना याद है, जब आपने कहा था एक पाकिस्तान से मरीज आया था जो आपके यहाँ एडमिट था, और फिर जो फूड सेगमेंट्स थे उसमें कुछ एक टफ डिसीजंस लेके फिर आपने उन्हें कम्युनिकेट किया था। तो वो एक्चुअली घटना क्या थी, बेसिकली उसमें क्या प्रॉब्लम आई थी? क्योंकि फूड हैबिट्स के कारण कई बार पेशेंट जो है आपके, मैंने कई बार वीडियोस ये देखे कि वो लास्ट में पिज्जा खाते हुए बाहर निकलता है। तो वो स्ट्रेंथ कैसे डेवलप होती है और आपकी उसके पीछे सोच क्या रहती है? देखिए, पाकिस्तान से अगर पेशेंट आए होंगे और मैंने मना किया होगा, सबसे पहले तो मैंने बीफ खाने को मना किया होगा। जी जी, बीफ नहीं खाने का है। और दूसरी बात है कि चाहे हम आयुर्वेद पढ़ें चाहे इस्लाम पढ़ें, हर जगह भोजन की मात्रा का विधान है कि आयुर्वेद कहता है आधा पेट सॉलिड से, चौथाई पानी से और चौथाई हवा से अगर नॉर्मल भोजन है, और गरिष्ठ भोजन है तो 1/3 1/3 1/3 करना। इस्लामिक कंट्री में गरिष्ठ भोजन खाने की आदत है, क्योंकि नॉनवेज वगैरह खाते हैं। तो मैं कि बेटा, तुम्हारी कुरान शरीफ में भी लिखा है कि 1/3 सॉलिड होना चाहिए, 1/3 पानी होना चाहिए, 1/3 हवा होनी चाहिए। 5 बार नमाज पढ़ो, 5 बार खाओ। तो मैं उनको दोबारा वही पढ़ाता था जो उनके तिब्बे कुरान में पढ़ा है। हलाल का मतलब है ताजा खाओ, और उसको दोबारा गर्म करके न खाओ।
अब भोजन का मात्रा है कि हितभुक मितभुक कालभुक, तो समय पे खाना खाना, मात्रा में खाना और हितभुक खाना। वो पाकिस्तान पेशेंट हो तो और हिंदुस्तान का मरीज हो तो मैं सबको एक ही बात बोलता हूँ कि दोबारा गर्म करके मत खाओ, ताजा खाओ और कॉम्बिनेशन खाओ। जैसे पैंट के साथ पजामा नहीं पहनना है, पैंट के साथ कमीज पहननी है। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, इनका कॉम्बिनेशन करके खाओगे तो ठीक रहेगा। जी जी। तो वो जो फार्मूले आयुर्वेद के हैं, जो तिब्बे कुरान के हैं कि टाइम पर खाना कालभुक, मात्रा खाना मितभुक और हितभुक, इसको जो फॉलो करेगा वो ठीक रहेगा। चंद्रकांत जी, कोई सवाल अगर आपके पास आए हैं तो एक बार शुरू करें। Sir, I have not received any questions yet. ओके, तो आप ही पूछ लें पहला तो। A very good evening, sir. Sir, may I ask my question? जी बिल्कुल। ऑन करिए। Good evening, sir. I am वैद्य केशव। और मेरा सर ये सवाल था कि जब पेशेंट आपके पास ऑलरेडी एक रिपोर्ट, एक फाइल, सब कुछ लेकर आया है मॉडर्न डायग्नोस के साथ, तो आपका अप्रोच उसके लिए क्या रहेगा कि हम किस तरीके से उसे काउंसिल करें और उसे एक अपनी मेडिकेशन स्टार्ट करने पर, क्योंकि वो ऑलरेडी कुछ मेडिसिन एलोपैथ की ले रहा होता है और एक दिमाग में ऑलरेडी सेट रहता है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें लक्षणात्मक चिकित्सा या हम उसमें किस तरीके से अपना अप्रोच रखें कि वो ट्रस्ट भी करे पैथी को और उसमें पूरे फेथ के साथ हमारी मेडिसिन भी लेना कंज्यूम करे। देखिए, मान लीजिए कोई मरीज मेरे पास अभी जो पेनक्रेटाइटिस के मरीज आते हैं वो सब एलोपैथिक हॉस्पिटल में डायग्नोज होते हैं, क्योंकि उनका आयुर्वेद में डायग्नोज हो ही नहीं सकता। तो वो बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट उनका MRCP, अल्ट्रासाउंड या EUS, ब्लड टेस्ट वगैरह सब करने के बाद डायग्नोज बताते हैं और उनको कुछ दवाइयाँ भी दी जाती हैं, जैसे एंजाइम्स वगैरह देते हैं। अब उनको पता चलता है मरीज को कि वैद्य जी के पास इसका इलाज है, वो हमको अप्रोच करते हैं, हम उनकी फाइल को वेरीफाई करते हैं, हम डायग्नोज नहीं करते हैं, हम उनके डायग्नोज को वेरीफाई करते हैं या कि डायग्नोज करने वाला अस्पताल कंपेटेबल है कि नहीं है, कॉम्पिटेंट है कि नहीं है, या इसके जो टेस्ट हुए हैं। तो जब हमें अच्छी तरह भरोसा आ जाता है कि इसको वाकई में पेनक्रेटाइटिस की बीमारी है, तब हम उसकी हिस्ट्री उसे बताते हैं कि देखो हमारे पास जो इलाज है इसका, हमारे पास इलाज है कि ये पेनक्रेटाइटिस प्रोग्रेसिव बीमारी है, हमारे तजुर्बे के हिसाब से इसका प्रोग्रेशन रुक जाता है। आपको अगर डायबिटीज है तो हम डायबिटीज के लिए अंग्रेजी दवा देंगे, अगर आपको ब्लड प्रेशर है वो दवा देंगे, थायराइड की दवा छेड़ेंगे नहीं, जो खरी चलेगी, पर आपका पेनक्रेटाइटिस का प्रोग्रेशन रोक देंगे। तो उसमें डायग्नोज वही रहेगा, आपकी दवा चलेगी, आपकी खुराक होगी और समय समय पर उनके टेस्ट होते रहेंगे और 1 साल के बाद जब हम दोबारा टेस्ट कराएंगे या 10 साल बाद कराएंगे तो आपकी बीमारी का प्रोग्रेशन रुक जाएगा। तो इसमें कोई भी हमको हिच नहीं होती है कि डायग्नोज उसका हो चुका है, हम उसका मेन मेडिसिन का इलाज हम कर रहे हैं, बाकी सपोर्टिव थेरेपी के लिए जो भी थेरेपी ले रहा है वो हमारी देखरेख में लेता रहता है और इस तरह हम उसका करते रहते हैं और लॉन्ग समय तक फॉलो करते रहते हैं, क्योंकि ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। उसका एलोपैथी में इलाज अगर होता तो हमारे पास क्यों आया? वो इसलिए आया कि एलोपैथी में लिमिटेशन उसको मालूम है और हम उसका इलाज कर सकते हैं। तो चाहे बात पेनक्रेटाइटिस की हो, चाहे माइग्रेन की हो, चाहे एलर्जिक राइनाइटिस की हो, चाहे अर्टिकेरिया की हो, हम बात यही करते हैं कि मॉडर्न डायग्नोज है, एलोपैथी में लिमिटेशंस हैं, वी हैव समथिंग बेटर टू ऑफर, वो हमारे पास डॉक्यूमेंट है, वो हम काम करते हैं। जी सर, थैंक यू सो मच सर। करके आते हैं, जैसे वो डायग्नोस करके आते हैं, तो हम कोई इंटरनल संप्राप्ति अपनी भी बनाते हैं या फिर हम उस थॉट प्रोसेस पे ही चलते हैं, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती हुई कुछ? प्रशांत जी, जिस बीमारी का नाम आयुर्वेद की किताबों में ही नहीं, उसकी संप्राप्ति मैं कैसे बना लूंगा? मतलब कोई उसका संप्राप्ति हम लोग नहीं क्रिएट करते। देखो सीधी बात है कि इस समय 2500 मरीज मेरे पास है, मुझे उनकी प्रकृति पता है, वो कौन से देश से आए, क्या खाते हैं, क्या उनका धर्म क्या है, जाति क्या है। वो छोटे बच्चे 2.5 साल से लेके 60 साल तक के लोग बीमारी आते हैं, तो मैं उसमें दिमाग नहीं लगाता, उनको एक अच्छे रेपुटेटेड हॉस्पिटल से डायग्नोस्ड है, वो तो क्या डायग्नोज का क्राइटेरिया। अब हमने उनका अपने हिसाब से जो उनका वजन है, उनकी नाड़ी नोड़िया देख के उनका बल है, उसके हिसाब से डोज देते हैं कि किस मिलीग्राम के हिसाब से दवा देनी है। अगर उसको वातानुलोमन देना है, भूख नहीं लगती है तो चित्रगादी बटी देनी है, लिवर फंक्शन खराब है 20 देनी है,
एलर्जी रहती है तो इम्बो देनी है, कुछ दवाइयाँ मिला के देते हैं, दवा मेन अमर रहती है। और धीरे की भूख बढ़े और खाना सबसे जरूरी, आहार, फिर औषध। तो मैं दवा तो सबसे बाद में देता हूँ, सबसे पहले पूछता हूँ बेटे सोते कितने बजे हो, उठते कितने बजे हो। तो रात्रि जागरण बीमारी का मुख्य कारण है। तो हमने अपने डेटा में पाया कि पैनक्रेटाइटिस की जो मरीज हमारे पास आ रहे हैं उसमें से 66% ऐसे हैं जिन्होंने कभी शराब नहीं पी, एलोपैथी के शराब वाले हैं, और 20% ऐसे हैं जिन्होंने खरीद के नहीं पी, फ्री की मिल गई तो पी ली। पर 93% ऐसे हैं जो रात को देर तक जगते हैं, रात्रि जागरण और सुबह अनशन, नाश्ते नहीं करते। इसकी संप्राप्ति हो गई तो हम मरीज को पहले आहार की बात करते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ सोते कब हो, उठते कब हो, क्योंकि पता चला देर से सोया जल्दी उठ गया बीमार पड़ेगा। तो जिस समय ब्रह्म मुहूर्त था उस समय हम संध्या काल में सो जाते थे, पर हम रात को तो ईसाई बन जाते हैं, सुबह हिंदू बन जाते हैं, तो मुश्किल होगा काम। तो रात को सोने से और सुबह को उठने तक 7-8 घंटे का फर्क होना चाहिए। वही सर्काडियन रिदम में कि हमारा वो टाइम पर्टिकुलर होना चाहिए। तो पहले हम उसकी लाइफ स्टाइल को देखते हैं, फिर उसके खाने का देखते हैं कि खाने के नाश्ता उठने के 2 घंटे के अंदर उसका नाश्ता होना चाहिए, जिसमें इतना प्रोटीन, इतना कार्बोहाइड्रेट, इतना विटामिन और कैलोरी 300 के आसपास होनी चाहिए। तो मैं मॉडर्न मेडिसिन की या मॉडर्न साइंस की जितनी भी साइंटिफिक इनपुट्स हैं उन सबको करते हुए, उनको सीखते हुए, आचार्य चरक के प्रीति संस्कार के फार्मूले को लगाते हुए कि एक वैद्य को, ये शास्त्र तो अल्प बुद्धि वाले के लिए है, एक कुशाग्र वैद्य को समकालीन ग्रंथों का अध्ययन करते हुए इस शास्त्र का प्रति संस्कार करके इलाज करना चाहिए। तो चाहे वो एलोपैथी की या मॉडर्न साइंस की डाइट है या डाइट है, इन सब का अमलगमेशन करके मैंने एक अप्लाइड आयुर्वेदा का फार्मूला बनाया हुआ है जिससे मैं इलाज करता हूँ। और उसमें डायग्नोसिस का है, क्योंकि मॉडर्न डायग्नोसिस एक रूप का है। अगर मैं आयुर्वेद की संप्राप्ति करूंगा तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि इसको बीमारी क्यों हुई। और हमने देखा रात्रि जागरण और सुबह नाश्ता नहीं करना या अनियमित खाना खाना बीमारी का सबसे बड़ा कारण है, जो कि आयुर्वेद में लिखा हुआ है। अब हमारे 14 वेग धारण तो लिखे हुए हैं, पर क्या पॉइंट करके कह सकते हैं कि कौन सा वेग धारण करने से आज की कौन सी बीमारी होती है, क्योंकि हमने इस तरह का कोई डेटा बनाया नहीं है, कोई स्टडी की नहीं है। ट्रू, बहुत बढ़िया। ये एक्चुअली मैंने इंटेंशनली पूछा था, क्योंकि क्या होता है, मैं बहुत सारे वैद्यों से जब बात करता हूँ तो बोलते हैं हमारी संप्राप्ति अलग है, हम तो हर पेशेंट में अलग संप्राप्ति करते हैं। उसको किस तरीके से ब्यूटीफुल वे में आपने समझाया कि उनका डायग्नोसिस क्यों यूज करना है, और साथ ही साथ हम अपने पेशेंट को किस तरीके से देखते हुए, कैलकुलेट करते हुए उसका पर्सनलाइज ट्रीटमेंट भी करते हैं, और साथ ही साथ मॉडर्न डायग्नोसिस को भी वेरीफाई करते हुए ट्रीटमेंट वैसे ही फॉलो करते हैं। भैया आप माइग्रेन को जानते हैं, माइग्रेन का एक इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी ने एक इंटरव्यू के हिसाब से डायग्नोस किया है। उसके लिए कोई ब्लड टेस्ट नहीं है, तो उन्होंने कहा कि भैया ब्लड टेस्ट नहीं है, कोई इमेजिंग नहीं है, तो उन्होंने 5 क्वेश्चनर का एक बना लिया इंटरव्यू। अब उसका माइग्रेन का डायग्नोस हो गया। अब आपने लिया, मैंने लिया, सबका बराबर हो गया वो। अब जब पेशेंट आया, अब ठीक इलाज करने की बात हो रही है, तो क्रियावान सा पंडित है, जो इलाज करेगा वही पंडित है। तो हमने देखा जो आयुर्वेद एलोपैथी का माइग्रेन है वो आयुर्वेद का पित्तावर्त उदान वायु है। तो हमने उस माइग्रेन को इसके साथ कंबाइन किया और एक दवाई का प्रोटोकॉल बनाया, और वो प्रोटोकॉल 70% से ज्यादा लोगों को फायदा कर रहा है। तो मेडिसिन में अगर कोई भी दवा 70% लोगों को फायदा कर रही है, इसका मतलब कुछ है। अब 30% हो सकता है प्रकृति अलग हो, विकृति अलग हो, उनके लिए कुछ और बना लेंगे। तो इस तरह हमारे प्रोटोकॉल होना चाहिए। एक प्रोटोकॉल ये, दूसरा ये, तीसरा ये। आप इम्बो को जानते हैं, एलर्जिक राइनाइटिस का जो क्राइटेरिया है, इट इज वेरी इजी टू डायग्नोज यूनिफॉर्मिटी। अब इम्बो हम देते हैं तो हमने देखा 90% लोगों को फायदा हो रहा है। तो मैं 100 की बात ही नहीं कर रहा हूँ, पर 90% लोगों को फायदा हो रहा है, दैट इज गुड। अब 10% को नहीं रहा, उसके लिए भी कुछ करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, पर उसके चक्कर में हम 90% को नुकसान नहीं कर सकते। बिल्कुल, बहुत ब्यूटीफुल बात आपने कही। ये आपने जब यहाँ पर आप भोपाल में इम्बो के इमोशंस एंड थॉट प्रोसेस को वैद्यों तक पहुंचाने आए थे, तब आपने जब ये बात कही थी, वो मुझे बहुत हमेशा याद रही कि हम एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को सिर्फ इसलिए वंचित नहीं रखें कि उनका स्पेसिफाइड इलाज नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वैद्यों को जानने के लिए भी, क्योंकि इसी बात पे लड़ाइयां होती हैं और बातें ये होती रहती हैं कि अरे ये तो स्पेसिफिकेशन नहीं था, उसकी प्रकृति अलग थी। लेकिन बहुत सारे ऐसे, नहीं तो कभी भी ऐसे नाम ही नहीं आते कि शिरशूल वज्ररस करके नाम आता, या फिर कोई नामकरण होता मेडिसिन का, कभी नाम ही नहीं होता अगर हमें सिर्फ पर्सनलाइज ट्रीटमेंट ही करना होता। वेरी ब्यूटीफुल।
चंद्रकांत जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा सभी वैद्यों से कि जो आप सवाल पूछ रहे हैं वो प्लीज ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में पूछें। लिखने वाले फॉर्मेट में ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। थोड़ा सा अगर आप सामने आए और अपने सवालों को ऑडियो वीडियो सेगमेंट में पूछें, क्योंकि वैद्य जी अब सिर्फ 15 मिनट ही हमारे साथ और हैं। आप लोग अगर ऐसे टाइम लगाएंगे तो आंसर शायद ना मिल पाए आपको आज भी। हमें बेबाक गपशप पार्ट 2 करना पड़ेगा अगर आप स्लो रहेंगे तो। तुरंत पार्ट 2। Good evening, sir. Myself, Vaidya Chandrakant Tiwari. Am I audible? हाँ जी। Yes. सर, आजकल जो टेम्परामेंट है, मतलब जो हम यंग वैद्य को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग में, तो उसको एक पॉजिटिव फॉर्मेट में किस तरीके से यूज किया जा सकता है जिससे कि एक पॉजिटिव जो माइंडसेट है वो क्रिएट हो जाए और एक साइंटिफिक टेम्परामेंट स्टार्ट हो जाए बाकी स्टूडेंट्स के लिए? नहीं, सोशल मीडिया, मैं समझा नहीं आपकी बात, क्या कहना चाह रहे हो आप? सर, हम आज जो मतलब जिस तरीके से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग हो रही है, जिसमें आयुर्वेद को कॉस्मेटोलॉजिकली तरीके, मतलब एक सजा के बताने का तरीका स्टार्ट हो गया है, तो हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं कि हम स्टूडेंट्स को साइंटिफिक टेम्परामेंट की तरफ ले जा सके? देखिए चंद्रकांत जी, अगर सोशल मीडिया की बात करेंगे तो मैं समझ सकता हूँ कि अगर सोशल मीडिया पे कोई सबसे ज्यादा एक्टिव वैद्य तो है वैद्य बालेंद्र प्रकाश। मेरी रोजाना पोस्ट आती है, परंतु तो मैं खूब दिन भर यही काम करता हूँ और सारी दुनिया में प्रसिद्ध हूँ और जगह जगह जाता हूँ। लोग कहते हैं कि वैद्य जी हमने आपको देखा है कहीं, आप टीवी पे आते हो, आप यूट्यूब देखिए, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब में हजारों यूट्यूब इस समय घूम रही हैं, क्योंकि थे बोले वैद्य जी आप जो बातें करते हैं हम आपको टेप करके डाल दिया। तो सोशल मीडिया आज के जमाने की जरूरत है। अखबार कोई पढ़ता ही नहीं है। आपसे भी कोई नाम लेता है, सबसे पहले आप ग्रोक से पूछते हो, चैट जीपीटी से पूछते हो, आप पूछोगे वैद्य बालेंद्र प्रकाश कौन है, फटाक से बता देगा कौन है। अब और अगर हम अपने को प्रसिद्ध करना चाहते हैं, अपने बारे में बताना चाहते हैं, कोई बुरी बात नहीं, और लेट द पीपल डिसाइड। आप कितने खोखले हो, कितने दमदार हो, आप प्रमाणों के साथ करो। अब मैं करता हूँ, मैं अपने प्रमाण देता हूँ, मैं अपने पीपीटी देता हूँ, अपनी टेस्टिमोनियल देता हूँ। अभी जोधपुर गया था, वहाँ जोधपुर मेडिकल कॉलेज से मुझे सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन मिला, मैंने डाल दिया। मैं दिखावा नहीं कर रहा हूँ, पर मैं उस भीड़ में एक ऑथेंटिसिटी पैदा होती है कि ये जो वैद्य है इसको एक रजिस्टर बॉडी ने, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ने बुलाया है। तो मैं इसी सोशल मीडिया में लोगों के दिमाग में इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ अपनी साइंटिफिक अप्रोच का, कि मैं एक जेन्युइन हूँ, क्योंकि लोग तो बेईमान हर जगह हैं। तो आयुर्वेद में भी है, एलोपैथी में भी है, लोग ठगने वाले हैं। तो आपको जो भी आपके पास है, अपने वैज्ञानिक पक्ष को रखिए, अपने तथ्यों को रखिए, अपने आंकड़ों को रखिए, और जमाना सोशल मीडिया का है उससे तो दूर रहिए ही मत। सुबह से शाम तक, दिन से रात तक, जो भी मिल सकता है उस पर करिए। थैंक यू सो मच सर। एक और सवाल था मेरा। सर, नए जो वैद्य आजकल पास आउट हो रहे हैं, उनके लिए एक मैसेज आपकी तरफ से क्या होगा जो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सके? देखो, रातों रात शोहरत और दौलत का सपना छोड़ दो। मैं वैद्य बालेंद्र प्रकाश 94 में पिताजी गुजरे और 95 जनवरी से मैंने काम शुरू किया। 97 में अचानक भारत के आयुर्वेद जगत में एक सूरज का उदय हुआ जिसका नाम था वैद्य बालेंद्र प्रकाश। मैं चेयरमैन बना ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का, प्रोजेक्ट मिली, पर 12 साल में घूरे के दिन भी फिरते हैं। घूरा कहते हैं जो घर के बाहर एक चूल्हा होता है। तो कोई जानता है कि 12 साल वैद्य बालेंद्र प्रकाश कहाँ था? वो 12 साल वो थे जब वैद्य बालेंद्र प्रकाश अपने हाथों से इमाम दस्ता चलाता था, अपने हाथ से गाड़ी चलाता था, 36 घंटे में 4 घंटे सोता था, उसे खाने को नहीं मिलता था, पीने को नहीं मिलता था। तो एक दिन में नहीं हुआ, 12 साल की तपस्या पांडवों को करनी पड़ी, 12 साल का वनवास राम को झेलना पड़ा। तो जो नए वैद्य हैं, मैंने देखा कि वो थोड़ा जल्दी में है, रातों रात दौलत और शोहरत की जल्दी में है। मैंने अभी प्रशांत जी को बोला कि बेटा अभी ज्ञान को बढ़ाओ, अपने अनुभव को बढ़ाओ, और फिर ये दौलत और शोहरत नाम की गर्लफ्रेंड या धन और यश नाम के बॉयफ्रेंड, लड़के हो तो गर्लफ्रेंड और लड़कियां हो तो 2 बॉयफ्रेंड, जिंदगी भर तुम्हारे पीछे पीछे घूमते रहेंगे, परंतु तुम्हारे पास ज्ञान और अनुभव होना चाहिए। हड़बड़ी में रहोगे तो जो साथ में वो भी भाग जाएगा।
बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया। ये आज बेबाक गपशप अपने एक्चुअल फॉर्म में, ये जो आपने लाइन कही, ये सभी वैद्यों को हमेशा ही याद रखने वाली लाइन है। जो मैं जब गया था रुद्रपुर आपसे मिलने, भेंट करने के लिए, तब भी आपने मुझे यही कहा था कि कंटिन्यूस अप्रोच, नॉलेज गेनिंग, हमेशा लर्निंग एटीट्यूड और लगातार मेहनत करते रहना। वो आपको देखते हुए भी करा और लगातार आपने जो बात कही उसको दिमाग में रखते हुए भी मैं कोशिश करता रहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ प्रशांत जी कि मुझे गुरु शिष्य परंपरा में जो इसका है एकेडमी का राष्ट्रीय आरवी का उस, और मेरे पास फार्मेसी भी और मेरे पास चिकित्सा भी है, तो कुछ स्टूडेंट मेरे पास आए। तो एक लड़का जोधपुर से आया, बहुत लंबा था, आते ही मेरे पैरों में नमस्कार किया। मुझे पैर छुआने पसंद नहीं है, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर किसी के पैर छूते रहे जिंदगी भर, बाद में उन्हीं को धक्का देके भाग गए। ठीक साहब, तो पैर छूने वाले से थोड़ा समझ के रहना चाहिए। तो कॉम्पिटिटिव वर्ड है, गुरु गुड़ चेला शक्कर। तो आज क्या और खड़ा होकर कहता है सर मुझे पैनक्रेसिस का इलाज चाहिए। उसे पैनक्रेटाइटिस बोलना भी नहीं आता। कोई बेटे आओ तो आ जाओ। तो उसका रहने का इंतजाम करा दिया। अब मेरे यहाँ 24 घंटे काम होता है। और गुरु कौन है? गुरु और चेले के बीच में होता है कि सोने से पहले जो उठ जाए और गुरु के सोने के बाद सोए, वो शिष्य कहलाता है। वो सब आ गए। अब शाम हुई तो जब मरीजों का खाने का टाइम था, तो मैं मरीजों को खाने का इस तरह से बता रहा था कि उसको भी कुछ सीखने को मिले। तो मैंने देखा वो थोड़ा असहज हो रहा है, उसकी लैंग्वेज अलग बता रही है। अगले दिन सुबह आया, शाम को 5 बजे मेरे पास फोन आया कैबिन से कि साहब वो जाने को कह रहे हैं। मैं क्या हुआ? बोले कह रहे मेरी 8 से 5 की ड्यूटी है। अबे भाई 24 घंटे यहाँ मरीज रहते हैं, जो हाउस जॉब होता है वो तो 24 घंटे का होता है। तो बोला जी मैं तो यहाँ पर आया हूँ, मैं 8 से 5 की मेरी ड्यूटी है, हफ्ते में एक ऑफ है, और रात को अगर काम करूंगा तो दिन में नहीं आऊंगा। तो ये जो युवा हैं वो केवल स्टाइपेंड के चक्कर में एमडी कर रहे हैं, स्टाइपेंड के चक्कर में आरएबी कर रहे हैं, वो ज्ञान बढ़ाने की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप ज्ञान बढ़ाने के लिए दिन रात होके काम नहीं करोगे, तो एक एलोपैथी का डॉक्टर जो हाउस जॉब में होता है ना, उसे सुसु करने का टाइम भी नहीं मिलता है। वो 24 घंटे अगर आप लग के नहीं लगाओगे, केवल डिग्री के लिए और पैसे के लिए, स्टाइपेंड के लिए काम करोगे, तो आप कभी चिकित्सक बन ही नहीं पाओगे। तो मैंने आरएबी का प्रोग्राम ही बंद कर दिया। एक बच्ची आई कि साहब मुझे दवा बनानी सीखनी है। ठीक है, हमने कहा चलो हम जब अक्षार बना रहे हैं तो इसका डोजर बनाते हैं। तो मैं पीछे खेत में ले गया इंची टेप लेके कि बेटा इस खेत को नापो, 100 फीट का एरिया निकाल लो, फिर देखो कितनी देर में कट रहा है, कितने लोग काट रहे हैं, फिर इसको सुखाएंगे, कितना वजन रह गया, कैसे क्या हुआ, फिर जला के कितनी राख हुई। तो आप डोजर बनाओगे तो कल को आप इसका 10 टन भी बना पाओगे। क्या हमें इतना चाहिए तो कितनी जमीन चाहिए होगी? 3 दिन वो बालिका काम करती है, चौथे दिन भाग जाती है कि मैं तो धूप में काली हो जाऊंगी। तो कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सुरमा, जात वर्ण कुल खोए। तो कभी आपको शक्ल चाहिए, कभी आपको पैसा चाहिए, कभी आपको शोहरत चाहिए। तो अगर आपको प्रसिद्ध बनना है, अगर आपको शोहरत वाला बनना है और आपको संतोष होना है कि हमें दुनिया में कुछ दें, तो बेटा मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। माँ पांडवों की तरह वनवास झेलना ही पड़ेगा। रामचंद्र बनना है तो भी वनवास झेलना पड़ेगा, और वैद बालितु बनना है तो भी 12 साल रगड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। ये एक्चुअली मैं बड़ा लकी फील कर रहा हूँ कि आपने इतना समय दिया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे। और रिफ्रेश होना और अपने आप को और ताकत से लगाना और मेहनत को डबल करना, ट्रिपल करना, ये जो आपके वर्ड्स हैं आज वैद जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी आगे के सवाल चंद्रकांत जी? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। माई सेल्फ वैद अमन डायरवाल सर। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जब हम अपनी नई प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं आफ्टर बीएमएस, तो कॉलेज में हमको ये ऐसा पूरा एटमॉस्फेयर और ये मिलता है कि लाइक ज्यादा मेहनत नहीं करना, सब इजीली अवेलेबल रहता है। लेकिन जब हम प्रैक्टिस पे अपना आते हैं, तो पेशेंट जब हमारे पास फर्स्ट डे से पेशेंट नहीं आता, तो सर वो एक पेशेंस लेवल हमें नहीं रहता कि पेशेंट नहीं आ रहा, तो हमारा मोरल डाउन हो जाता है। तो देखो ने बोला है कि कॉलेज छूटते ही प्रैक्टिस करो। आप कॉलेज के दौरान ही अनुभव लेना शुरू करो ना। आपका कॉलेज 4 बजे बंद हो जाता है, तो दाएं बाएं थोड़े से प्रैक्टिस लो, अपना अनुभव प्राप्त करो, चिकित्सा ज्ञान प्राप्त करो। केवल किताबी ज्ञान के ऊपर चिकित्सा नहीं हो सकती।
और कॉलेजों में आयुर्वेद नहीं है, कॉलेजों में आयुर्वेद का प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है, क्योंकि जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो डिग्री बेचने की जगह है और सरकारी कॉलेज खाना पूरी की जगह है, वहां पे हो रहा है। तो पर चिकित्सा करना डॉक्यूमेंटेशन किसी के पास नहीं है। मैं कई सारे कॉलेजों में जानता हूँ कि ओपीडी कितनी है, बोले साहब 400 की ओपीडी है, कितने मरीज दोबारा आए किसी को पता ही नहीं है, कितने मरीज हुए, कौन सी बीमारी के ठीक हुए, तो कोई भी नहीं बना रहा है। तो ऐसी हालत में जब बच्चे वहां पर बैठे होते हैं, उनको समझ नहीं आता क्या करें, तो आप अपने दाएं बाएं देखिए, जो भी चिकित्सक काम कर रहे हैं सरकारी या गैर सरकारी, उनके पास बैठे अपना तजुर्बा बनाएं और जब थोड़ा सा हो जाए तो अंडर सुपरविजन ट्रीटमेंट करिए। और मेरे हिसाब से तो बीएमएस का जो कोर्स है उसमें 3 साल पहले क्लिनिकल होना चाहिए, उसके बाद कॉलेज जाना चाहिए कि 3 साल तुम योग्य वैद्यों के आगे जाके बैठो, वहां से सर्टिफिकेट लो, जैसे सीए में होता है। परंतु उससे अलग है, वो जब होगा सो होगा। आप अपने पढ़ाई के दौरान ही ज्ञान को बढ़ाओ, थ्योरी को भी और प्रैक्टिकल को भी। केवल किताब पढ़ के आप वैद्य नहीं बनोगे। थैंक यू सर। नेक्स्ट सवाल चंद्रकांत जी, कोई और क्वेश्चन? जो लिख रहे हैं वो लिखने आप क्वेश्चन डायरेक्टली पूछिए। हेलो सर। प्लीज शुभम जी। सबसे पहले तो वैद्य बालंदु सर और वैद्य प्रशांत सर को मेरा नमस्कार सर। सर मेरा एक सवाल है कि जैसे हम अगर अपने जैसे वैद्य जो फ्रेशर हैं, मेडिको हैं, बीएमएस कंप्लीट कर रहे हैं, तो कैसे वो अपने आप को समझे कि उन्हें कोई सिंगल डिजीज अप्रोच लेकर चलनी है या फिर जनरल प्रैक्टिस में जैसे सारी डिजीज आती हैं, तो कैसे समझे हम कि क्या करें? पहले बेटे तजुर्बा लो, बस सिंगल डिजीज 5 की नहीं है। आप डिजीज सेलेक्ट करके नहीं, आपको इलाज किसका करना आता है। पहले आप इलाज सीखोगे ना, तो जाके सीखो किसी से। मान लो आप मेरे पास आते हो कि भाई जी मुझे पैनक्रेटाइटिस का इलाज सीखना है, सिखा दूंगा, पर क्या आपकी शक्ल देख के मरीज आएगा नहीं आएगा? क्या आपके पास वो साधन है कि नहीं है? तो आप देखो कि क्या आपकी ताकत है, क्या आप कर सकते हो, अपना असेसमेंट करो। आपके इलाके में कौन से बीमार आएंगे, उनको जाके सीखो, फिर इलाज करो। और एक मरीज ठीक करोगे फिर तो लाइन लगेगी। जी सर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है सर। एक सवाल और था सर, जैसे हम पढ़ते हैं बहुत सारे रोगादि का कास्ट औषधियां हैं, रस औषधियां हैं, तो हम किसी डिजीज के लिए जैसे सिंपल कॉन्स्टिपेशन ही ले लें तो उसमें बहुत सारे योग हैं, जैसे इच्छा बेदी रस है, पंचसकार चूर्ण है, खरितकी है, तो हम कैसे किसी डिजीज का समझें कि मतलब यही योग उसमें यूज होगा? मैंने क्या बोला कि आप किसी योग्य वैद्य के पास जाके अनुभव प्राप्त करो, किताब पढ़ के वैद्य बनने की कोशिश मत करो। दूसरी बात है कि अभी आपने कॉन्स्टिपेशन कोई बीमारी है, लक्षण है, कॉन्स्टिपेशन का कारण क्या है, हेतु चिकित्सा क्या है? तो आयुर्वेद का मूल मंत्र है हेतु चिकित्सा। आजकल हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के जमाने में बोल रहे हैं, और इसीलिए पूरी जो मेडिकल साइंस है आयुर्वेद की तरफ क्यों देख रही है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अभी जोधपुर मेडिकल कॉलेज में भी जो मीटिंग हुई वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में रोल है। तो आप लाक्षणिक चिकित्सा छोड़ दो कि हम इच्छा बेदी रस से पेट साफ करेंगे, उससे कॉन्स्टिपेशन क्यों है? पर वो आपको ये सब तजुर्बा किताब पढ़ के नहीं आएगा। आप किसी ऐसे चिकित्सक के पास जाओ जो कॉन्स्टिपेशन का इलाज कर रहा हो और हेतु चिकित्सा कर रहा हो। फिर मिलो मैग्नीशिया क्रेमाफिन में और आपके इच्छा बेदी में क्या फर्क है? अगर आप लाक्षणिक चिकित्सा कर रहे हो तो हेतु चिकित्सा आपके जहन में होनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर। बहुत सुंदर है। और सवाल हम लोग, क्योंकि वैसे ही हमने 1 घंटे का समय मांगा है, आप लोग टाइम से अच्छे सवाल पूछे मुझे लगता है। प्लीज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। तो मेरा नाम वंदना खारवा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसी कोई डेली हैबिट या ऐसा कोई डेली प्रैक्टिस जो हमको एक सिर्फ नॉर्मल बीएमएस पास आउट वैद्य से एक अच्छे प्रैक्टिशनर वैद्य तक ले जाए, जो हमको अडॉप्ट करनी चाहिए? अपना ज्ञान और अनुभव बढ़ाना चाहिए, जैसे भी मिले, केवल थ्योरी नहीं, व्यावहारिक भी। तो आजकल कई सारे लोग चाहते हैं कि ऑनलाइन उनको ज्ञान मिल जाए। तब ऑनलाइन तो शादी हो जाएगी पर हनीमून नहीं होगा ऑनलाइन। ओके। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट चंद्रकांत जी, और कोई सवाल? में बेबाकी बोलना जी का गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। पुष्प जी।
पुष्पा जी। जी नमस्कार सर। नमस्ते सर अच्छी क्वालिटी की रसौषधि और काष्ठौषधि की उपलब्धता ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है, तो इसको कैसे काउंटर किया जाए? आपने बेटा बिल्कुल सही बात बोला। और मैं क्योंकि उस पीढ़ी को बिलोंग कर रहा हूँ जो अपनी दवा बना के प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि मेरे पिताजी के समय में ही लोगों ने दवा बना के प्रैक्टिस करनी छोड़ दी थी। पैसा बहुत लगता है, समय बहुत लगता है। और आज मैं अगर दुनिया में प्रसिद्ध हूँ, संतोष के साथ बैठा हूँ, तो मैं अपनी दवा बना के प्रैक्टिस करता हूँ। तो मैं जानता हूँ कि अपनी दवा बना के प्रैक्टिस करना आज की तारीख में असंभव है, क्योंकि जगह की कमी, फिर कानून, फिर पोल्यूशन। आज मैं यूपी के रामपुर जिले के बिलासपुर तहसील के सिकरौरा गांव में बैठा हूँ, जिसको चारों तरफ दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है, केवल गीदड़ों के गाने आते हैं। पर मैं जो जिंदगी जी रहा हूँ शायद मेरे बच्चों को पसंद नहीं है। तो यहाँ पर एक रसशाला मैंने बनाई है, और इस रसशाला के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। आपको यहाँ की बनी बनाई दवा चाहिए वो भी ले सकते हो, और खुद आके बनानी है तो बना सकते हो। आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना योग बनाने हैं। पर हाँ, आयुर्वेद की दवाइयों की गुणवत्ता में बहुत कमी है। और मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ कि पुनर्नवा मंडूर नाम की एक दवा हमने कुछ साल पहले 8 कंपनियों की खरीदी, उनको कोडिंग कराई, और कोडिंग करा के एक मजिस्ट्रेट से कराई, और उसको कोडिंग करा के हमने बंबई भेजा हिपेटो प्रोटेक्टिव के लिए। तो देश की सबसे नामी ग्रामी कंपनी जो सबसे पुरानी थी उसकी सबसे खराब आई। 8 कंपनी थी, सारी नामी ग्रामी। तो पुनर्नवा मंडूर जैसी दवा भी ठीक से नहीं बनी, और जाहिर है कि हम नंबर 1 थे। तो दवा एक है, फार्मूला एक है, पर दवाई बनाने में है। अभी हमने XRD लगाया है, तो एक नामी ग्रामी कंपनी का 100 फुटी अबरक बसम और हमारा ध्यान अबरक की XRD पीक एक जैसी आएंगे, क्योंकि सरकार किसी भी तरीके से सब कुछ करने के बाद भी कोई मानकीकरण पैदा नहीं कर पाई। तो मैं आपको यही कर सकता हूँ कि कोई क्या करता है क्या नहीं करता है, पर मेरी रसशाला के दरवाजे हर एक के लिए खुले हुए हैं। यहाँ पर कोई सीक्रेसी नहीं है, सब जगह आप फोटो ले सकते हो, और आप अपने नुस्खे भी आके खुद बना सकते हो। मैं आपसे पूछूंगा नहीं आप बना क्या रहे हो, पर मैं आपको सुविधा दे सकता हूँ। आपको बनी बनाई चाहिए तो बनी बनाई ले लो, और खुद बनानी तो बना लो। इससे बड़ा वैद्यों के लिए। अगला सवाल सर, जैसे आपने अभी कहा कि जिसको सीखना है तो आ सकते हैं, तो उसका प्रोसीजर क्या रहेगा आने के लिए, अगर कोई इच्छुक वैद्य? मैं प्रशांत जी को एक नंबर भेज दूंगा, वो आपसे सर्कुलेट कर लेंगे। आप लिखना चाहे तो लिख लें 8218059289। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करें कि हम आपके यहाँ दवा बनाने का निर्माण सीखना चाहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन या जो भी कुछ करना चाहते हैं भेजिए, आपको जवाब मिलेगा। और आप जितने समय के लिए भी आना चाहते आते हैं। अब ये जो बैठे हैं, क्या नाम? शिवांशु, तुम इसका जवाब दो थोड़ा सा। नमस्ते सभी को। आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं, जैसे कि मेरा नाम शिवांशु अग्रवाल है। मेरा BMS कंप्लीट होने के बाद में MD फर्स्ट ईयर में ऋषिकुल में एडमिशन हुआ है। तो अभी मैं यहाँ 3 दिन के लिए आया हुआ हूँ। यहाँ पर 900 रुपये पर डे के हिसाब से चार्ज है, जिसमें आपका फूडिंग और एकोमोडेशन दोनों इंक्लूडेड है। आपको सबसे बड़ी खास बात रसशाला की सर ने जो बनाई हुई है, आपको यहाँ जो करना है वो कर सकते हैं। फोटो खींचने हैं, देखना है, रॉ मटेरियल देखना है, चक्रिकाएं बनानी है, कपड़ मिट्टी करनी है, कुदाली के साथ में सब कुछ कर सकते हैं। मरीज देखने हैं, डॉक्यूमेंटेशन कैसे होता है, पैकिंग कैसे होती है, रिसर्च कैसे होती है, XRD जो सब हम किताबों में पढ़ते हैं वो यहाँ आकर के प्रत्यक्ष देख सकते हैं। और मॉडिफिकेशन, सर ने एक शिवलिंग ऊर्ध्वपातन यंत्र बनाया हुआ है, वो भी देख सकते हैं कि सर ने मॉडिफाई करके मतलब उसको कैसे बनाया हुआ है। तो सर ने जो नंबर बोला, आप उनको कॉल करके व्हाट्सएप पर आप मतलब बात कर सकते हैं। और मेरा एक पर्सनल सजेशन ये है कि अगर पॉसिबल हो तो आप 5 से 6 लोग एक साथ आइए। उससे क्या है कि जो भी जैसे जो स्टाफ हैं वो सब लोग अरेंज करते हैं हम लोगों के लिए, तो उनको भी थोड़ा सा सहूलियत हो जाती है, क्योंकि मटेरियल लगता है। और वो ऐसा नहीं है कि वो हम लोगों को सिखाने के बाद में वो मटेरियल थ्रो हो जाएगा, फेंक देंगे। वो सब यूज होता है, क्योंकि वो सब प्रॉपर तरीके से ही सिखाया जाएगा।
जैसे अभी गिलोय सत्व बन रहा है, गिलोय टूट करके आती है, फिर उसकी कैसे, जैसा हमको बहुत इजी लगता है ना, गिलोय को पानी में डालेंगे, उसको मसल देंगे और गिलोय सत्व तैयार हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल टोटली डिफरेंट है और इसीलिए यहाँ रिजल्ट भी मिलते हैं, क्योंकि बाय प्रोसेस होकर के जाता है। 100 पुट्टी अगर अभ्रक भस्म बननी है तो उसमें 100 पुट्टी ही लगेंगे, ये नहीं है कि 40 फुट लगाने के बाद में बोल दिया कि 100 फुट तैयार हो गई। 100 फुट मतलब 100 फुट, जिसमें जो चीज लिखी है वैसे की वैसी ही बनेगी। जिसकी भावना है, भावना द्रव्य देने से पहले डेली का डेली पीएच टेस्ट होता है, उसका पार्टिकल साइज एनालाइज होता है, मर्दन चलता है, जितनी देर मर्दन बोला है उतनी देर मर्दन चलेगा, ना 1 मिनट ज्यादा ना 1 मिनट कम, सब कुछ प्रॉपर होगा। तो मतलब टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस है। बस एक सजेशन यही है मेरा कि आप लोग ग्रुप में आइए, छोटे छोटे ग्रुप में आइए, 5 लोग, 6 लोग, 10 लोग, 12 लोग, तो अच्छे से और एक्सप्लोर कर पाएंगे। जी जी, एक बार वैजी नंबर रिपीट करने के लिए सब लोग कह रहे हैं 8218059289। ठीक है वैजी, मैं इसको सर्कुलेट भी करवा दूंगा, ये नंबर आ गया है। और वैजी ये बात तो सही है, यहाँ पर जितने वैद्य आज इसमें ज्वाइन करे हैं और भी जो वैद्य हमारे संपर्क में हैं, हम लोग एक ग्रुप बना के पहले से आपसे संपर्क करके एक प्रॉपर वर्कशॉप के रूप में क्या क्या सीखना है, उसका एक्सपीरियंस कैसे है, क्योंकि मैं जब आपने भोपाल में ली थी उसके बाद अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाया हूँ, तो मैं एक बार फिर प्रयास भी करूंगा कि खुद भी रहूं और हमारी पूरी टीम भी वहां पर इकट्ठी रहे। बिल्कुल आइए। आज जी आप कुछ कह रहे थे भाई जी? स्वागत है, आप लोग आइए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, आज आपने समय दिया, लेकिन मैं यही कहूंगा कि बेबाक गपशप एक 1 सीजन की नहीं हो सकती, हम इसके सीजन जरूर करेंगे, आपकी अगर परमिशन रही तो 1.0 2.0 ऐसे कुछ रहें, जिसमें कुछ और भी वैद्यों को जोड़ें, क्योंकि आज कई लोग हो सकता है कि फर्स्ट जब डिक्लेरेशन हुआ तो उसके बाद चेंज हुआ आज का डिक्लेरेशन, तो कई लोग नहीं ज्वाइन कर पाए, लेकिन हम इसको 1 मंथ तक पूरा प्रॉपरली प्रमोट करके और सेकेंड जो गपशप का होगा राउंड, उसमें आपसे समय लेकर जरूर फिर से मिलेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और बहुत अच्छा गाइडेंस दिया और प्रॉपरली जो चीजें थी वो हमारे वैद्य समझ पाए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल हर चीज का 2 आता है, जैसे धुरंधर 2 आने वाली है, हर पिक्चर का पार्ट 2 आता है, तो आप भी बेबाक गपशप का पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 लाते रहे और इसी तरह हमारे अनुभवों से लोगों को जागृत करते रहे, क्योंकि आयुर्वेद में अपने अनुभव का शेयर करने वाले लोगों की बहुत कमी है। जी जी, और वो भी आप जैसे, मतलब बेसिक इम्पोर्टेंट ये कि जो रिसर्च, प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल सब चीजों से जो जिनका आप कहें वन पर्सन इज हैविंग ऑल काइंड ऑफ क्वालिटीज, और कितने अच्छे से आप उसे एक्सप्लेन भी करते हैं, तो इन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सारे वैद्यों की तरफ से बहुत धन्यवाद करता हूँ और फिर बेबाक गपशप पार्ट 2 के लिए आपसे संपर्क भी करूंगा। चलिए, सबको शुभकामनाएं, नमस्कार।